कि भूख मिटे ना मेड़ता, ना मिटे नागौर। ये राजपूती की भूख है, मरिया मिटे चित्तौड़। जब ये पत्र अकबर को मिला तो उसको पता चल गया था वो बिना युद्ध करे तो हमको चित्तौड़ का दुर्ग देंगे नहीं। तो फिर अकबर ने युद्ध की तैयारी करना शुरू की थी। और अब हम इस युद्ध की बात करें तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ही युद्ध लड़ा गया था। तो अगर हम उस मैदानी दर्रे के हिसाब से बात करें तो महाराणा प्रताप की संख्या काफ़ी कम थी। और अब महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी क्यों चुना? जब महाराणा प्रताप मानसिंह को देखते हैं तो उनका जो घोड़ा है चेतक, वो अपने आगे के दोनों पैरों को मानसिंह के हाथी के ऊपर चढ़ा देता है और महाराणा प्रताप जो अपना बाला फेंकते हैं। आखिरकार हल्दी घाटी के युद्ध में जीता कौन? हम सभी बचपन से सुनते आ रहे कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। कहते हैं कि ऐसी भी सिचुएशन हो चुकी थी कि उनको कांच की रोटी तक खानी पड़ी थी। ये सारी कवि की एक रचना है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने कभी घास की रोटी नहीं खाई थी। एक ऐसा गुमनाम युद्ध जो मेवाड़ के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, किंतु इतिहास में हमें इसकी बहुत कम झलकियां मिलती है, और वो युद्ध है रिवेर का युद्ध। यूनानी इतिहासकार जेम्स ट्रोड लिखते हैं कि ये मैराथन ऑफ मेवाड़ है, जबकि हमारे इतिहासकार इस युद्ध के बारे में कहीं चर्चा भी नहीं करते। और महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से बेलोल खा के दो टुकड़े कर दिए थे। जय मेवाड़, जय महाराणा। आज महाराणा प्रताप जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराणा प्रताप हम सभी के लिए बचपन से एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनके जीवन से हमें हमेशा से प्रेरणा मिलती रही है। उनके बलिदान को यह मेवाड़ कभी भुला नहीं पाएगा। तो आज उनकी जयंती पर हम करने जा रहे हैं एक पॉडकास्ट उनके जीवन के ऊपर, जिनमें हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में सारी जानकारी। और हमें लगता है कि ये पॉडकास्ट आपको भी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि महाराणा प्रताप के जीवन की कुछ ऐसी भी बातें जो शायद आपको नहीं पता होगी। तो चलिए हम साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं इस पॉडकास्ट को। खमा गणिसा। तो जीत सा एक बार फिर से पधारो हमारे पॉडकास्ट में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें फिर से मौका दिया यहाँ पर आने के लिए और कुछ बोलने के लिए। तो जो आज का हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो होने वाला है हम सबके आइडल श्री महाराणा प्रताप पर। जी बिल्कुल। तो महाराणा प्रताप के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो चलिए आज महाराणा प्रताप की कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो शायद मुझे भी नहीं पता होगी, तो ऐसी बातें भी आज हम जानेंगे। बिल्कुल। अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की जी, तो उनका जीवन वैसे तो बहुत संघर्ष से भरा हुआ रहा है, लेकिन अगर बात करें तो उनके जीवन का मुख्य जो संघर्ष था वो शुरू हुआ था चित्तौड़ के तीसरे जौहर से। बिल्कुल। ये कहानी भी बहुत बड़ी है। तो चलिए आप बताइए इस कहानी को हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? तो हम तीसरे जौहर की अगर बात करें तो तीसरा जौहर हुआ था 1568 को, जब अकबर ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ को घेर लिया था। और उसी दौरान जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया था, तब महाराणा उदय सिंह जी ने सहायता के लिए मेड़ता के राजा जयमल जी को बुलाया था। और जब जयमल जी को वहाँ बुलाया गया था तो एक बड़ी प्रचलित कहानी है कि जब वो मेवाड़ आ रहे थे तब रास्ते में उनको कुछ लुटेरे ने रोक लिया था। जब लुटेरे ने उनको रोका तो जयमल जी ने कहा कि अपने पास जितना भी धन और अन्न सामग्री जो भी है वो लूटने दो, इनको प्रतिकार मत करो। और जब उनके बेटे थे उन्होंने कहा कि पिताजी ये अठ है क्या वट है? तो जयमल जी ने कहा कि वट है। और जब ये बात लुटेरे को सरदार ने सुनी तो उन्होंने पूछा कि ये अठ है और वट है का क्या अर्थ है? तो जयमल जी ने कहा कि हम आपसे युद्ध करेंगे तो हमारी सेना कम पड़ जाएगी, क्योंकि हमको पता है हम आपसे जीत तो जाएंगे, लेकिन इससे हमारी सेना को क्षति पहुंचेगी। और जो सैनिक हमारे मेवाड़ में अकबर के खिलाफ काम आएंगे वो यहीं पे काम आ जाएंगे। इससे अच्छा कि आप हमारा जो भी धन और राशन है वो आप आराम से लूट लीजिए, क्योंकि हमको यहाँ युद्ध नहीं करना है, हम मेवाड़ के लिए काम आएंगे। और जब ये बात महाराणा उदय सिंह जी को पता चली थी तो उन्होंने जयमल जी की इस वीरता से बड़े प्रभावित हुए थे। और उन्होंने जो मेवाड़ के इधर एक क्षेत्र आता है बदनौर, वहाँ की रियासत दे दी थी। वहाँ का उनको सामंत बना दिया था पुरस्कार के रूप में, कि जयमल जी वहाँ पे बिना खून खराबा करे यहाँ पर आके मेवाड़ के लिए अपना बलिदान देना चाहते थे। क्योंकि जयमल जी भी कहीं ना कहीं अकबर के खिलाफ थे, क्योंकि अकबर ने भी उनके खिलाफ मेड़ता पर आक्रमण किया था और मेड़ता वो हार गए थे अकबर से, तो इस कारण उनको भी प्रतिशोध लेना था। तो वो यहाँ पर आए मेवाड़। तो मेवाड़ में जब वो आए
तो महाराणा उदय सिंह जी ने उनके सम्मान में उनको बदनौर की रियासत दी थी और उसके बाद वो वहाँ से निकल के उदयपुर चले गए थे। तो जब महाराणा उदय सिंह जी दुर्ग से निकल गए थे तो उनके बाद दुर्ग की जिम्मेदारी किसने संभाली थी? जब महाराणा उदय सिंह जी दुर्ग से निकले थे तो उन्होंने दुर्ग की जिम्मेदारी मेड़ता के राठौड़ राव जयमल जी को दी थी। उन्हीं को दुर्ग की चाबियाँ सौंप दी थी और उनके भरोसे उन्होंने पूरा दुर्ग सौंप दिया था कि आज से आप ही इस दुर्ग की रक्षक हो। अब युद्ध का जो भी परिणाम हो यह दुर्ग आपके हवाले है। तो जब ये बात अकबर को पता चली कि ये दुर्ग अब जयमल जी के पास है और जयमल और अकबर पहले ही एक दूसरे के शत्रु थे और उन्होंने आपस में युद्ध किया हुआ था, तो उनको पता था। तो अकबर को लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है चित्तौड़ पर अपना कब्जा करने के लिए। तो उन्होंने जयमल जी को एक पत्र भेजा और उसमें लिखा कि ये ना तो तुम्हारा दुर्ग है ना कुछ है, आप जाइए, हम आपको आपका मेड़ता वापस दे देते हैं, आप आराम से जाइए अपने मेड़ता में, यहाँ क्यों लड़ रहे हो, ये है कौन आपके लिए। तो जब अकबर का पत्र जयमल जी को मिला था ना, तो जयमल जी ने अकबर के पत्र का बड़ा अच्छा जवाब लिखा था। उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जो मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा। उन्होंने अकबर को लिखा था कि है गढ़ मारो मैं धनी, असुर फिरे किम आण, कूचा जे चित्रकोटरी दीदी मोहे दीवान। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि ये जो गढ़ है इसके जो दीवान है, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा अपना आप को दीवान मानते थे, तो उन्होंने इस गढ़ की जो चाबियाँ है वो मेरे को दी है। तो तुम मुगल जो असुर हो इस दुर्ग के आसपास घूम कैसे रहो, तो ये दुर्ग तो आपको नहीं मिलेगा। और जब ये पत्र अकबर को मिला तो उसको लगा कि जयमल जी मेड़ता से ये दुर्ग अपने को देंगे नहीं, तो हम एक काम करते हैं। तो उन्होंने अकबर ने फिर पत्र लिखा और कहा कि हम आपको मेड़ता के साथ नागौर भी दे देते हैं, तब तो आप ये दुर्ग हमको दे दीजिए। तब जयमल ने इसका प्रतिकार देते हुए उन्होंने उत्तर लिखा कि भूख मिटे ना मेड़ता ना मिटे नागौर, यह राजपूती की भूख है मरिया मिटे चित्तौड़। जब ये पत्र अकबर को मिला तो उसको पता चल गया था वो बिना युद्ध करे तो हमको चित्तौड़ का दुर्ग देंगे नहीं। तो फिर अकबर ने युद्ध की तैयारी करना शुरू की थी। लेकिन अकबर के लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत थी ना वो दुर्ग की हाइट थी, क्योंकि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो काफ़ी ऊंचाई पे है। तो जो चित्तौड़गढ़ की हाइट है ना उसके ऊपर उसके तोप के जो गोले हैं वो जा नहीं पा रहे थे और उसके जो सैनिक है जो चढ़ रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं मुगल सैनिकों को राजपूत वहाँ से ऊपर से मार रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हाइट का एडवांटेज तो मिलेगा और यही चीज़ राजपूतों के लिए अच्छी हो रही थी। तब अकबर को लगा कि कैसे न कैसे करके हमको ये दुर्ग तो जीतना है। तो उसने पूरे दुर्ग की घेराबंदी कर दी, अपनी और फोर्सेस बुलाई और उसने पूरे दुर्ग को घेर लिया। लेकिन फिर भी वो उसको कोई खास विजय नहीं मिल रही थी। तो उसने एक काम किया, जो दुर्ग की पहाड़ी है ना उसी के पास में उसने एक नकली पहाड़ बनवाया था। कहते हैं कि उस पहाड़ को बनाने के लिए उसने अपना सारा सोना लगा दिया था। और उस समय जो इतिहासकार थे कुछ वो लिखते हैं कि उस वक्त जो मिट्टी का मोल है ना वो सोने से ज़्यादा है, क्योंकि जो सोना है ना वो अकबर पानी की तरह बहा रहा था वो पहाड़ बनाने के लिए। तो उसने जैसे तैसे करके एक पहाड़ बनाया मिट्टी का, उसके ऊपर अपनी तोपें रखी। जब उसने तोपें वहाँ पर रखी तब जाके उसके तोप के गोले कहीं ना कहीं चित्तौड़ की दुर्ग की जो दीवार है वहाँ पर आ पा रही थी। और कहीं ना कहीं चित्तौड़ का जो दुर्ग है ना वो तोप के गोले के वार सह नहीं कर पा रहा था और वो दीवारें टूटने लगी थी। लेकिन जो दिन भर में मुगल सैनिक जो दीवारें तोड़ते थे वो जयमल जी रात को वापस चुनवा देते थे। अकबर जब सुबह देखता था तो दीवारें वापस चुनी हुई थी। तो जब दुर्ग की दीवारें वापस सही हो रही थी तो ये चीज़ सोच के अकबर को भी लगा कि रात भर में कोई ना कोई इन दीवारों की निर्माण करवा रहा है। तो उसने दुर्ग की निगरानी करना शुरू कर दिया। तो जब वो दुर्ग की निगरानी कर रहा था ना तब उसको पता चला कि जयमल जी दीवारों का निर्माण करवा रहे वापस। तो उसके पास एक बंदूक थी संग्राम, उस बंदूक से उसने गोली चलाई जो सीधा जयमल जी के पैर में आके लगी थी। अब जयमल जी घायल हो चुके थे। तो उनको उपचार के लिए जब दुर्ग में लाया गया तो कहीं ना कहीं मेवाड़ के जो सभी सामंत थे ना वो घबरा गए थे कि अब क्या करना है। जब जयमल जी घायल हो गए थे तो फिर राजपूतों की क्या प्रतिक्रिया थी उस टाइम पर? जब जयमल जी को गोली लगी थी तो कहीं ना कहीं राजपूतों का आत्मविश्वास भी इससे गिरा था,
क्योंकि जब तक जयमल जी थे तो कहीं ना कहीं राजपूतों का मनोबल था कि वो अकबर का आसानी से सामना कर पाएंगे। लेकिन जब जयमल जी घायल हुए तो राजपूतों को कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा और उनको मजबूरन कहीं ना कहीं दुर्ग से बाहर निकलने का निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि दुर्ग में एक तो रसद की कमी हो रही थी, ऊपर से फिर जयमल जी जैसे कुशल नेतृत्व वाले सेनापति अगर घायल होंगे तो कहीं ना कहीं इससे सेना पर उसका असर भी आएगा। क्योंकि जयमल जी जैसा अगर कुशल सेनापति अगर बिना युद्ध लड़े अगर मारा जाएगा, इससे किसी भी सेना के लिए ये बहुत बड़ी हानि होगी और मेवाड़ ये नहीं चाहता था। और दुर्ग में कहीं ना कहीं रसद की भी कमी थी, तो उन्होंने आखिरकार जौहर और शाखा का निर्णय लिया। तो चित्तौड़ का तीसरा जो जौहर हुआ था वो पत्ता चुंडावत की पत्नी फूलकवर के नेतृत्व में हुआ था, और जो शाखा था वो जयमल राठौड़ के नेतृत्व में हुआ था। और कहीं ना कहीं जब दुर्ग में जौहर की तैयारी की जाने लगी तो इसकी जो जौहर ज्वाला की जो अग्नि थी वो दुर्ग से भी बाहर दिख रही थी। इसको देखकर अकबर कहीं ना कहीं समझ चुका था कि कल जो युद्ध होगा वो राजपूतों का अंतिम युद्ध होगा, लेकिन वो उसको लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं था, जबकि राजपूत पूरी तरीके से अंतिम युद्ध करने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही जोर हुआ रानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उसके बाद राजपूतों ने अपना केसरिया धारण किया। जैसे सूर्य की पहली किरण निकली उन्होंने बुक के शेर की तरह मुगल सैनिकों पर आक्रमण कर दिया, और जो पहला आक्रमण था राजपूतों का वो इतना घातक था कि मुगल सेना उससे उबर भी नहीं पाई थी। जैसे जैसे जब युद्ध का समय बीता तब जाकर कहीं ना कहीं मुगलों को वापसी करने का मौका मिला, और जो घायल जयमल जी थे वो अपने भतीजे कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ के युद्ध कर रहे थे, और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि स्वयं चतुर्भुज भगवान उस युद्ध में भाग लिया हुआ है वो, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कल्ला जी का 4 हाथ है, 2 हाथ जयमल जी के और 2 उनके, और जयमल जी और कल्ला जी एक साथ 2-2 मुगलों को काट रहे थे। और उन्होंने इतनी वीरता के साथ युद्ध किया कि मुगल सैनिक उनके आसपास भी नहीं आ रहे थे, और अंत में युद्ध करते करते जयमल जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। वहीं कल्ला राठौड़ का शीश कट गया था, लेकिन शीश कटने के बाद भी कल्ला राठौड़ ने काफ़ी देर तक युद्ध किया था। कोई भी मुगल सैनिक उनके पास नहीं आ रहा था, क्योंकि जो भी कल्ला जी के पास जा रहा था वो मारा जा रहा था। वहीं पत्ता चुंडावत भी अपनी वीरता के साथ युद्ध लड़ा उन्होंने, और वो भी अंत में वीरगति को प्राप्त हुए थे। ऐसे करते करते जितने भी मेवाड़ के सैनिक थे वो सभी वीरगति को प्राप्त हुए थे, और अंत में कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से अकबर को विजय प्राप्त हुई थी। और अगर हम इस युद्ध में वीरगति पाने वाले सैनिकों की संख्या की बात करें तो इस युद्ध में करीब 48,000 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसमें से 40,000 मुगल सैनिक थे और 8,000 राजपूत सैनिक थे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर राजपूतों की संख्या थोड़ी और बड़ी होती तो अकबर कभी भी ये युद्ध नहीं जीत पाता था, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। राजपूतों ने अपनी वीरता से अकबर का सामना किया और आखिरी सांस तक दुर्ग की रक्षा की उन्होंने। और ये युद्ध समाप्त होने के बाद जब अकबर को पता चला कि उसकी 40,000 सेना मारी गई जबकि राजपूतों की 8,000 सेना थी, तो उसके बाद में अकबर ने क्या किया था? जब युद्ध समाप्त हुआ और अकबर जब दुर्ग के अंदर गया तो पूरा दुर्ग वीरान था, उसको दुर्ग में कुछ हाथ नहीं लगा था। ऊपर से उसके जब 40,000 सैनिक मारे गए थे तो उससे भी वो कहीं ना कहीं गुस्सा में था। तो जब वो दुर्ग के अंदर गया और उसको कुछ भी नहीं मिला, और जो मेवाड़ की जनता थी आम जो दुर्ग के अंदर थी वो भी अकबर का विरोध कर रही थी, तो इससे गुस्सा अकबर ने वहाँ पर 30,000 जो आम नागरिक थे उनका भी कत्लेआम करवा दिया था। और ये कत्लेआम आप देख सकते हो कि इतिहास का सबसे बड़ा कत्लेआम में से एक है। जब ये बात अकबर के साथ जितने भी राजपूत राजा थे उनको पता चली तो उनको इस चीज़ का बुरा लगा था, इस नरसंहार के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं विरोध कर सकते थे। ये बात अकबर भी जानता था, तो उसने राजपूत राजाओं को कहीं ना कहीं मनाने के लिए जयमल और पत्ता की मूर्तियाँ बनवाई हाथी के ऊपर बिठा के, और अपना आगरा जो महल है वहाँ पे उनकी मूर्तियाँ की स्थापना करी थी, ताकि वो बता सके कि मैं वीर का सम्मान करता हूँ। और ये मूर्तियाँ औरंगजेब के शासनकाल तक थी, लेकिन जब औरंगजेब को पता चला कि ये मूर्तियाँ उनके दुश्मनों की है तो उन्होंने बाद में उन मूर्तियों को तोड़वा दिया था। और जब ये युद्ध समाप्त हुआ और ये पराजय की खबर जब महाराणा उदय सिंह जी को पता चली तो फिर उन्होंने वापस चित्तौड़ को पाने के लिए क्या प्रयास किए थे? इस युद्ध के बाद महाराणा उदय सिंह जी ने अपनी राजधानी जो चित्तौड़गढ़ थी वो तो वो हार चुके थे, तो उन्होंने वहाँ से उसको बदलकर उदयपुर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उदयपुर की स्थापना पहले ही कर दी थी। और उदयपुर एक सुरक्षित नगर भी था, क्योंकि एक तरफ उसके पहाड़ी थी और दूसरी तरफ झील थी, तो चित्तौड़गढ़ की तरह उदयपुर को आसानी से घेरा नहीं जा सकता था। और वो एक सुरक्षित स्थान भी था, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाका है तो एक सुलभ रास्ता भी होता है कि अगर कल को कोई भी बड़ा आक्रमण होता है तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं हो पाता है। जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को आप देखोगे तो वहाँ पर जितनी बार मेवाड़ के सैनिक हारे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं नरसंहार ही हुआ है,
तो इसी नरसंहार को देखते हुए महाराणा उदय सिंह जी ने फिर अपनी राजधानी को उदयपुर बसा दिया था और अंत में वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। जब महाराणा उदय सिंह जी स्वयं महाराणा प्रताप को अपना उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन जब उनका अंतिम समय निकट था तब उन्होंने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी कैसे घोषित किया? जब महाराणा उदय सिंह जी की मृत्यु हुई थी तो सभी को पता था कि कहीं ना कहीं आने वाले महाराणा प्रताप ही होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। इसके पीछे कहीं ना कहीं महाराणा उदय सिंह जी की रानी भटियाणी का भी हाथ है, क्योंकि वो महाराणा उदय सिंह जी की सबसे प्रिय रानी थी, तो उनका नियंत्रण कहीं ना कहीं महाराणा उदय सिंह पे था। तो उन्हीं के पुत्र थे जगमाल। तो जब महाराणा उदय सिंह जी का अंतिम वक्त था तब उन्होंने उनसे एक पत्र लिखवाया था, जिसमें उन्होंने ये लिखवाया था कि उनकी मृत्यु के बाद उनका जो बेटा है जगमाल वो मेवाड़ का राणा बनेगा। और जब महाराणा उदय सिंह जी की मृत्यु हुई तो जब वो पत्र पढ़ा गया तो उसमें यही चीज़ लिखी हुई थी कि आने वाले महाराणा जगमाल होंगे, और महाराणा प्रताप ने इस चीज़ का कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने भी जगमाल को मेवाड़ का महाराणा मान लिया था। और जब महाराणा उदय सिंह जी की अंतिम यात्रा लेकर जब शमशान में पहुंचे गए थे, जब महाराणा प्रताप शमशान में आए थे तो उनको देखकर वहाँ की आम जनता और जितने भी सामंत थे वो सोच में पड़ गए कि यहाँ प्रताप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि हो क्या रहा है। तब उनको खबर मिली कि महाराणा उदय सिंह जी ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित किया है। और ये बात जब सिलंबर के राव चुंडावत को पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया। और ये हम बात करते हैं ना, राजतंत्र में भी एक लोकतंत्र वाली घटना थी, क्योंकि उस वक्त भी महाराणा प्रताप सबसे लोकप्रिय थे और जनता भी उन्हीं को अपना महाराणा मानती थी। तो सिलंबर के राव चुंडावत ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया था, क्योंकि इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटनाक्रम भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि राणा लाखा थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र थे राव चुंडा, तो वो मेवाड़ के कहीं ना कहीं आने वाले महाराणा बनने वाले थे। तो राव चुंडा ने अपना जो भी साम्राज्य था वो महाराणा लाखा के सबसे छोटे पुत्र महाराणा मोकल को सौंप दिया, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि वो और उनकी आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ है वो मेवाड़ के राज सिंहासन की रक्षा करेगी, ना कि वो कभी भी मेवाड़ के सिंहासन पर बैठेगी, और उन्हीं के पास मेवाड़ का महाराणा चुनने का अधिकार रहेगा। तो अपने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए सिलंबर के चुंडावत किशनदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप का अपने रक्त से राज तिलक कर दिया था। और जैसे कि अभी हम बात करते हैं राज्याभिषेक की महाराणा प्रताप की, तो जब महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की खबर अकबर को पता चली तो अकबर का क्या रिएक्शन था इसके बारे में? जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ और अकबर को ये बात पता चली तो उसको कहीं ना कहीं लगा कि महाराणा उदय सिंह जी उसके साथ संधि नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि महाराणा प्रताप उसके साथ संधि कर ले। तो अकबर ने महाराणा प्रताप के लिए एक संधि प्रस्ताव भेजा। उसने जलाल खां कुरैशी के साथ महाराणा प्रताप को नया महाराणा बनने की शुभकामना भेजी। और जब जलाल खां कुरैशी महाराणा प्रताप के पास आया, उनको बताया कि आप के पिता के साथ जो भी हुआ वो आप भूल जाइए और आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। लेकिन महाराणा प्रताप ने जलाल खां कुरैशी को वहाँ से भेज दिया। तो जब ये बात अकबर को पता चली तो उसको लगा कि जलाल खां कुरैशी एक मुस्लिम है और महाराणा प्रताप एक राजपूत है, तो हो सकता है कि वो उसके साथ संधि ना कर पाए। तो उन्होंने क्या किया कि महाराणा प्रताप की ही उम्र के मान सिंह को वहाँ पर भेजा। उनको लगा कि शायद मान सिंह राजपूत भी है और महाराणा प्रताप की उम्र का भी है, तो वो कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप को संधि के लिए मना लेगा। और जब मान सिंह उदयपुर आया तो उसके लिए उदयपुर की उदय सागर झील में एक शाही भोज का प्रबंध करवाया गया था। और उस भोज में मान सिंह तो समय से आ गया था, लेकिन महाराणा प्रताप वहाँ नहीं पहुँचे, और महाराणा प्रताप ने अपनी जगह अपने पुत्र अमर सिंह को वहाँ पर भेज दिया था। और जब अमर सिंह वहाँ पर आया और उनको देखकर जब मान सिंह ने उनसे पूछा कि महाराणा प्रताप कहाँ है, तो अमर सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उनका पेट दर्द कर रहा है। तो मान सिंह को ये बात पता चल चुकी थी कि महाराणा प्रताप उससे मिलना नहीं चाहते, तो उसने गुस्से में कहा कि पेट दर्द तो मैं युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा। तो अमर सिंह ने लेकर उनसे पूछा कि क्या कहा आपने, युद्ध का मैदान? मान सिंह ने कहा हाँ। तो अमर सिंह ने जवाब दिया कि अपने फूफा को भी साथ में लेकर आना। तो यहाँ पे जो फूफा का जिक्र हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? वो अकबर के लिए किया गया था। अकबर के लिए है ना? जी, क्योंकि आमेर राजघराने के मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी थे, तो इस कारण वो अकबर उनका फूफा लगते थे। अच्छा। तो इससे मान सिंह को और भी गुस्सा आया। जब मान सिंह वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगा तो अमर सिंह ने पीछे से कहा, आप जाओगे तो सोजत होकर ही, तो वहाँ अपनी फूफे के लिए मेहंदी लेकर जाना। इससे मान सिंह और ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने कहा कि तुम सबको तो मैं युद्ध के मैदान में देख लूँगा, और वो वहाँ से चला गया। और ये बात जब अकबर को पता चली
तो उसको लगा कि मानसिंह एक राजकुमार है, इस कारण महाराणा प्रताप उससे मिलना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र से उनको मिलवाया। तो उसको लगा कि अगर मैं एक राजा को भेजूंगा तो महाराणा प्रताप कहीं ना कहीं उनसे मिल लेंगे। तो उन्होंने मानसिंह के पिता भगवंत दास को वहाँ पर भेजा, जो आमेर के राजा थे। भगवंत दास जब मेवाड़ आए तो महाराणा प्रताप उनसे मिले, और जब भगवंत दास ने कहा कि आप भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, तो महाराणा प्रताप ने उनको मना कर दिया। और जब वो वापस अकबर के पास गए तो अकबर को ये बात पता चली, तो महाराणा प्रताप को मनाने के लिए एक कुशल कूटनीतिज्ञ की जरूरत है। तो उन्होंने टोडरमल को वहाँ पर भेजा, जो अकबर का वित्त मंत्री था। टोडरमल वहाँ आए, महाराणा प्रताप ने उनका सम्मान किया और उनको कहा कि आपको यहाँ जितने दिन रहने हैं आप रह सकते हो। टोडरमल वहाँ मेवाड़ में रुके, और जब उन्होंने महाराणा प्रताप से अकबर से संधि की बात की तो वो उस संधि के लिए उन्होंने मना कर दिया। जब अकबर को लगा कि महाराणा प्रताप के साथ संधि के सारे प्रस्ताव कहीं ना कहीं विफल हो रहे, तो उसने बाद में युद्ध का निर्णय किया था। तो क्या मानसिंह अपने अपमान का बदला लेने के लिए ही हल्दीघाटी युद्ध में आया था? जी हाँ, क्योंकि इतिहासकार मानते हैं कि मानसिंह अपना अपमान का बदला लेने के लिए हल्दीघाटी के युद्ध के लिए तैयार था। क्योंकि जब वो महाराणा प्रताप से पहली बार मिलने आया तभी उसने महाराणा प्रताप को कहीं ना कहीं युद्ध की धमकी भी दी थी, और ये मानसिंह का पहला स्वतंत्र सैन्य अभियान भी था जिसमें वो स्वयं सेनापति था। और रही बात अपमान की, तो हो सकता है क्योंकि उसके अगले ही साल उसने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने की योजना बना दी थी। वैसे हल्दीघाटी के युद्ध में जो सैनिकों की संख्या थी ना, वो भी काफी विवादित रही है। इसकी एग्जैक्ट अमाउंट पे लोगों का बहुत कहते हैं ना मतभेद भी रहा है। तो आप बताना चाहोगे कि इसकी लगभग एग्जैक्ट अमाउंट क्या थी सैनिकों की? क्योंकि हल्दीघाटी का युद्ध की अगर हम बात करें तो इतिहासकारों के अंदर कहीं ना कहीं मतभेद है। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि हल्दीघाटी में मेवाड़ की 40,000 सैनिक थे और मुगलों के 1 लाख सैनिक थे, और कुछ लिखते हैं कि महाराणा प्रताप के पास 15,000 सैनिक थे और मुगलों के पास 40,000 सैनिक थे, और कुछ लिखते हैं कि महाराणा प्रताप के पास 3,000 सैनिक थे और मुगलों के पास 5,000 सैनिक थे। इससे यह आंकड़ा तो हमको पता चलता है कि महाराणा प्रताप के पास सेना कम थी और अकबर के पास ज़्यादा थी। इसका हमारे पास कोई फिक्स निश्चित आंकड़ा अब फिक्स निश्चित आंकड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम उस मैदानी दर्रे की हम बात करें हल्दीघाटी के, तो वहाँ पे 1 लाख सेना वहाँ पे नहीं आ सकती है, हम सबको वहाँ पे पता है। तो कई इतिहासकारों का मत है कि हो सकता है कि महाराणा प्रताप के पास 3,000 सैनिक थे और मुगलों के पास 5,000 सैनिक थे। ये आंकड़ा कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि सैनिकों का यही सही आंकड़ा रहा हो। और अब हम इस युद्ध की बात करें तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, तो इसमें अकबर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसने अपने तरफ से सेनापति भेजे थे, मानसिंह, आसफ खां, और वो एक उसके साथ एक इतिहासकार था बदायूनी, वो भी इस युद्ध में हिस्सा रहे थे। जबकि महाराणा प्रताप के साथ ग्वालियर के राजा रामसा तंवर, हाकिम खान सूर, कृष्णदास चुंडावत और राणा पुंजा। और अब महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी क्यों चुना? क्योंकि वो एक पहाड़ी दर्रा था, और महाराणा प्रताप के पास कहीं ना कहीं अगर हम सैनिकों की बात करें तो उनके पास ज़्यादातर भील और मीणा थे, और ये जंगलों में लड़ने के लिए आदि थे। तो महाराणा प्रताप को पता था कि अगर मैदान में हम लड़ेंगे तो हो सकता है कि हमको नुकसान भी ज़्यादा होगा और हम ये युद्ध भी नहीं जीत पाए। तो महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी का दर्रा चुना। ये एक तरफ खमनोर की पहाड़ी है और दूसरी तरफ गोगुंदा की पहाड़ी है, और बीच में ये छोटा सा हल्दीघाटी का दर्रा है। तो मानसिंह की सेना जब यहाँ पर आई तो महाराणा प्रताप की सेना का पहला आक्रमण इतना जोरदार था कि बदायूनी लिखता है कि अपनी किताब में कि मुगल सैनिक रक्त तलाई तक भागते दिखे। फिर बाद में जब मुगल सैनिक भाग रहे थे तब उसमें एक सैनिक था मेहतर खां, उसने ये अफवाह फैलाई कि अकबर खुद आ रहा है युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि अकबर उस वक्त अजमेर था। तो जब ये बात पता चली मुगलों को कि अकबर स्वयं आ रहा है, तो उन्होंने अपने मनोबल को वापस जुटाया, तो महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए वो वापस आ गए। और फिर ये युद्ध काफ़ी घमासान हुआ, और ये युद्ध करते करते मानसिंह अपने हाथी मर्दाना के ऊपर बैठा था और वो महाराणा प्रताप के सामने आ जाता है। जब महाराणा प्रताप मानसिंह को देखते हैं तो उनका जो घोड़ा है चेतक, वो अपने आगे के दोनों पैरों को मानसिंह के हाथी के ऊपर चढ़ा देता है, और महाराणा प्रताप जो अपना बाला फेंकते हैं, जैसे महाराणा प्रताप अपना बाला फेंकते हैं, मानसिंह एक कुशल योद्धा था तो वो नीचे झुक जाता है और उसका महावत मारा जाता है। लेकिन जब चेतक वापस नीचे उतर रहा था तो जो हाथी को सूंड के ऊपर तलवार लगा रखी थी, एक छोटी सी कटार होती है, वो मानसिंह ने बांध रखी थी। तो उस कटार से जो चेतक है ना, उसके आगे के दोनों खुर कट जाते हैं, और जैसे चेतक नीचे उतरता है वो वहीं का वहीं रुक जाता है, वो ना तो आगे बढ़ पाता है ना पीछे जा पाता है। महाराणा प्रताप जब देखते हैं कि चेतक इतनी स्पीड से जब ऊपर गया है
तो वापस वो आगे पीछे क्यों नहीं हो पा रहा। जब वो नीचे देखते तो उनको पता चलता है कि चेतक के आगे के दोनों खुर तो कट चुके हैं। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से चेतक को संभाला और युद्ध भूमि से वो बाहर निकले। और जब कहते हैं कि मेवाड़ के जब महाराणा युद्ध का मैदान छोड़ते हैं तो उनकी जगह सादड़ी के जाला ले लेते हैं। महाराणा प्रताप के जो भी अस्त्र शस्त्र और जो कवच थे वो पहनकर सादड़ी के जाला बिंदा उस युद्ध में भाग लिया, ताकि इसे सेना का मनोबल बना रहे कि उनके राजा अभी भी उनके साथ में हैं। राजा अगर अनुपस्थित हो गए तो कहीं ना कहीं सेना का मनोबल टूट जाएगा और वो उतने साहस से लड़ाई नहीं कर पाएगी। इसीलिए ना, हाँ, आप जिसके लिए युद्ध लड़ रहे हो अगर वो राजा आपको दिखेगा नहीं तो इससे कहीं ना कहीं सामने वाली सेना का प्रभाव ज्यादा रहेगा और आपकी सेना कहीं ना कहीं मनोबल थोड़ा बहुत गिरेगा। तो इस कारण जाला बिंदा उस युद्ध में महाराणा प्रताप के कवच पहनते और युद्ध लड़ते और वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं। और इस दौरान महाराणा प्रताप की रक्षा करते हुए चेतक अपना बलिदान देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि आखिरकार हल्दी घाटी के युद्ध में जीता कौन था। इसमें इतिहासकारों को लेकर कहीं ना कहीं मतभेद है, हम सभी को पता है। लेकिन हाल ही में 2018 या 19 में राजस्थान की वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने जब इतिहास को वापस लिखवाया था NCERT किताबों में, हम सब ने देखा बुक्स में, तो उन्होंने महाराणा प्रताप को विजय बनाया था। और इसमें कहीं ना कहीं कई इतिहासकारों का यह मतभेद भी है कि महाराणा प्रताप विजय हुए या अकबर जीता। अगर महाराणा प्रताप हार जाते तो कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप का कंट्रोल उदयपुर से हट जाता है, ये हम सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी महाराणा प्रताप वहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे। और रही बात इस युद्ध के बाद जब मुगल सेना कोगुंदा में रुकी थी तो उन्होंने अपने चारों तरफ दीवारें बनाई और खाई बनाई ताकि महाराणा प्रताप उनके ऊपर रात को आक्रमण ना कर दे। ये सारी चीज़ें बदायूं ने अपनी बुक में लिखी थी। अगर अकबर ये जीत जाते या वो सैनिक अगर वो जीत जाते तो फिर महाराणा प्रताप से डरते क्यों, उनको खाई बनाने की क्या जरूरत थी, वो आगे बढ़ते ना। बदायूं लिखता है कि हम अपनी गोगुंदा से अपनी जान बचाते बचाते अजमेर कैसे पहुंचे, बड़ी मुश्किल से आए। क्योंकि कभी भील सैनिक जो थे वो उनका रसद लूट लेते थे, कभी उनके हथियार लूट लेते थे, कभी धनराशि लूट लेते थे। अगर आप विजय हुए हो तो ऐसा आपके साथ कौन कर पाएगा, ये सबको पता है ना कि अगर आप जीत जाते तो आप आगे बढ़ते हैं उदयपुर की तरफ जाते, लेकिन आप उदयपुर जाने की बजाय अपनी जान बचाते बचाते अजमेर क्यों भाग रहे हो। तो इसी तर्क को इतिहासकार मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो मुगल सैनिक अपनी जान नहीं बचाते। और रही बात दूसरी, जब मानसिंह और आसफ खान अजमेर पहुंचे तो अकबर द्वारा उनको सम्मानित किया जाना चाहिए था, लेकिन अकबर ने मानसिंह के ऊपर दरबार में आने से रोक लगा दी थी और कहीं ना कहीं आसफ खान के ऊपर भी हर्जाना लगाया था। तो अगर वो विजय होता तो उनका सम्मान करता ना वो, ना कि वो उनके ऊपर हर्जाना लगाता या उनको दरबार में आने से निष्कासित करता। तो इसका जवाब एक फेमस लाइन है ना अकबर कभी जीता ना राणा कभी हारा। हाँ, वही है। हम सभी बचपन से ही सुनते आ रहे कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी थी। कहते हैं कि ऐसी भी सिचुएशन हो चुकी थी कि उनको घास की रोटी तक खानी पड़ी थी। तो आपको क्या लगता है कि इन तथ्यों के पीछे कितनी सच्चाई है। ये सारी कवि की एक रचना है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने कभी घास की रोटी नहीं खाई थी। और ये बचपन से हम सुनते आ रहे एक कविता है पित्तल और पातल, जिसकी रचना की थी कन्हैयालाल सेठिया ने। और उसकी पंक्तियां हम सुनते हैं, हरे घासरी रोटी खाई। और उसी को देखकर हमारे दिमाग में चीज आती है कि महाराणा प्रताप के साथ ऐसा सब कुछ हुआ था। इसमें एक पंक्ति ये भी आती है कि अमर सिंह के हाथों से वो कहते हैं ना घास की रोटी लेके भाग गया था, वो क्या बोलते हैं उसको, मैंने वल मिला पिलाओ। हाँ पिलाओ। तो अब मेरे को बात बताइए कि अमर सिंह के हाथ से वन विलाव अगर रोटी लेके भाग गया था तो वही अमर सिंह मान सिंह का अपमान कैसे करता, वो तो बच्चा था ना सबसे पहले तो। और हल्दी घाटी के युद्ध के टाइम पर महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को उदयपुर में बिठा रखा था कि अगर हल्दी घाटी युद्ध में कुछ भी होता है, अगर परिणाम उनकी तरफ नहीं आता है और मुगल सेना अगर उदयपुर की तरफ बढ़ती है तो अमर सिंह उनसे युद्ध लड़ेंगे। तो फिर अमर सिंह तो युद्ध लड़ रहे हैं ना, तो फिर उनका हाथ से कोई कैसे लेके जाएगा, वो बच्चे थोड़ी है। और अमर सिंह का जन्म हुआ था 1558 में, हल्दी घाटी के युद्ध लड़ा गया था 1576 में। उस वक्त वो 18 साल के थे। आप 18 साल के व्यक्ति से लेके चले जाइए, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो फिर ये पंक्ति ही तो है कवि की। कहते हैं ना, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि।
और अगर वो नहीं बनाते ये कविता तो शायद महाराणा प्रताप को लेकर हमारे जो मन में जो भाव है वो भी नहीं आ पाता। उनसे बड़े भी कई वीर हुए थे। अगर हम मेवाड़ की बात करें तो सबसे प्रतापी राजा कौन थे? बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा। क्या हम उन सभी का नाम जानते हैं? का इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अगर हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी उनका इतिहास हमको पता चलेगा। और रही बात अमर सिंह के साथ, तो अमर सिंह का इतिहास कहीं ना कहीं हमारे इतिहासकारों ने दबाने का प्रयास किया है। वो नहीं चाहते थे कि अमर सिंह का इतिहास बाहर आए। अगर हम देखें तो महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ का कोई इतिहास ही नहीं है, हम सभी को पता है। तो अमर सिंह उस वक्त बच्चे थे ना, तो उसका हाथ से तो कोई भी रोटी लेके चला जाएगा। ये हमको बताया गया है कि महाराणा प्रताप की क्या स्थिति थी। जबकि महाराणा प्रताप पहाड़ों के ऊपर खेती करने के लिए उन्होंने ऐसे मैदान बना रखे थे ताकि वो अगर कोई भी युद्ध की स्थिति हो तो वो मुगलों का सामना कर सके और उनको अनाज की कोई कमी ना हो। और जब मुगल सेना युद्ध के लिए आती थी ना, तो वो सारे जो मैदानों में जो फसल होती थी ना उसको जला देते थे ताकि मुगलों को कुछ भी ना मिले। तो जब महाराणा प्रताप मुगलों के लिए सारी फसल जला रहे हैं तो उनके पास तो फसल होगी ना, ऐसा थोड़ी है कि उनके पास फसल नहीं है। और हमारे इतिहास की जो सबसे बड़ी विडंबना है ना कि वो कभी दूसरा पक्ष नहीं बताता है कि किसी ने कोई रचना कर दी है, बस हम उसी को देखते और समझते और हम उसी को अपना इतिहास मान लेते हैं। और इसमें तो फिर ये भी कहा गया था कि महाराणा प्रताप ने पत्र लिखा था, तो इस बात में कहाँ सच्चाई है? महाराणा प्रताप क्यों पत्र लिखेंगे अकबर को? वो थोड़ी लिखेंगे। उसमें कहा गया था ना कि पृथ्वीराज राठौड़ ने फिर महाराणा प्रताप को रोका कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार मत करिए। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण है आपके पास? क्योंकि उस कविता में जब 18 साल के अमर सिंह को एक बच्चा बता सकते हैं तो इतिहास के साथ तो कुछ भी छेड़छाड़ी कर सकते हैं ना। तो इसमें इतिहास की कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ। जैसे कि अभी हमारा लास्ट जो पॉडकास्ट था वो पद्मावती जी के ऊपर था जी, तो उसमें भी क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को जो उनकी सच्चाई जो लगती है ना वो लगती है पद्मावत ग्रंथ से। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे हमें कमेंट भी किया जो आप बता रहे हो वो इतिहास गलत है, क्योंकि उन्हें रियल इतिहास तो पता ही नहीं है। उन्होंने बस वो काव्य पढ़ा है पद्मावत वाला, उसके आधार पे वो लोग हमें कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि आपने सही इतिहास नहीं पढ़ा। ऐसा भी हुआ है बहुत सारे लोगों के पास। तो इसमें गलती उनकी नहीं है ना, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। हाँ। अगर आपने भी कहीं पढ़ाई की है, अगर आपने हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें आपको एक सब्जेक्ट दिया जाएगा पद्मावत का, और वो कहते हैं कि ये रानी पद्मिनी का पूरा इतिहास है, जबकि वो केवल एक कवि की रचना है। उसका महारानी पद्मिनी के इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। उसमें जितना उनका बखान किया गया है वो सारा कहीं ना कहीं एक रचना के रूप में किया गया। और यही चीज़ महाराणा प्रताप के साथ भी हुई थी कि कन्हैयालाल सेठिया ने जो रचना रची थी उसमें कहा कि महाराणा प्रताप घास की रोटी खाई थी, अमर सिंह बच्चा था, वो जंगलों में रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो कवि जो लिखता है ना वो कहीं ना कहीं जनता और जो हमारी ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं वो या तो उस चीज़ को इतना सुन चुकी होती है या उनको बार बार इतना पढ़ लिया जाता है कि वो फिर वो असली इतिहास के बारे में जानने का प्रयास भी नहीं करते। कहते हैं ना बचपन से एक अवधारणा बनी हुई कि ये चीज़ सही है तो वही उसको वेरीफाई नहीं करेंगे उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, वो सही है। चलती आ रही। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए क्या क्या और प्रयास किए थे? जैसा हमने पहले जिक्र किया था कि उस वक्त अकबर अजमेर में था, तो फिर अकबर अपनी सेना के साथ अजमेर से आता है उदयपुर पर वो आक्रमण करता है और अपना कब्जा कर लेता है। और ये बात है 1576 की। वो जब मेवाड़ पर आक्रमण करता है तो उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, ना तो महाराणा प्रताप मिलता है ना कुछ भी मिलता है। तो वो एक काम करता है कि जो उदयपुर है उसका नाम बदल के मोहम्मदाबाद करके वापस चला जाता है। उसके बाद वो शाहबाज खान, क्योंकि महाराणा प्रताप उस वक्त कुंभलगढ़ पहुँच चुके थे, तो उसके बाद वो शाहबाज खान को भेजते हैं कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए। तो शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ के ऊपर 3 आक्रमण किए थे, क्योंकि कुंभलगढ़ मेवाड़ का सबसे अजय गढ़ था। तो उसने पहला आक्रमण किया, वो उसमें परास्त हुआ। फिर उसने दूसरा आक्रमण किया था 1578 में। तो उस वक्त महाराणा प्रताप को लगा कि ये इस बार हम नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने दुर्ग खाली कर दिया था और वो कुंभलगढ़ के पास एक छोटा सा गाँव है आवेरगढ़, वहाँ पर चले गए थे। और आसफ खान ने कुंभलगढ़ को विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन जैसे आसफ खान वहाँ से निकला तो 15 दिनों में वापस महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ पर अपना कब्जा कर लिया। तो फिर वापस आसफ खान ने 1569 में कुंभलगढ़ के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन इस बार उसकी हार हुई। उसके बाद अकबर ने उसको वापस आगरा बुला लिया था। तो ये 2-3 इम्पोर्टेंट इवेंट रहते हैं इस टाइम। इसी बीच एक और मुख्य किरदार आते हैं भामाशाह, जिन्हें हमारे मेवाड़ का कहीं ना कहीं उदारक भी कहा जाता है।
तो आप उनके योगदान के बारे में बताएंगे? भामाशा का योगदान कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप के लिए काफ़ी ज़रूरी भी था, क्योंकि जब वो कुंभलगढ़ हारे थे ना, तो कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप के पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी। तो महाराणा प्रताप इडर के लिए निकले थे। तो बीच में एक गांव आता है चुलिया, वहाँ पे भामाशा और उनके भाई है ताराचंद। उनको जब ये बात पता चली कि महाराणा प्रताप कहीं ना कहीं धन संपदा की व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं, तो भामाशा ने और उनके भाई है ताराचंद, उन दोनों भाइयों ने अपनी सारी धन संपदा महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी थी। कहते हैं कि ये धन संपदा इतनी थी कि महाराणा प्रताप 25,000 सैनिकों का संचालन 12 साल तक बिना किसी दिक्कत के कर सकते थे। तो आप सोच सकते हो कि ये धन संपदा महाराणा प्रताप के लिए कितनी जरूरी रही होगी। हम इतिहास में केवल भामाशा को ही जानते हैं, ना कि ताराचंद को जानते हैं। संपदा तो दोनों भैया ने दी ना, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाम आता है इतिहास में वो केवल भामाशा का ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों भाइयों ने अपनी सारी धन संपदा महाराणा प्रताप को दी थी। तो इन दोनों का कहीं ना कहीं मेवाड़ के उद्यान के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा था। अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नियों को क्या सच में अमर सिंह जी उठा के ले गए थे? बिल्कुल। क्यों, इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण ये है कि जब अकबर ने शाहजहाँ खां को वापस आगरा बुला लिया था, तो फिर अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए रहीम जी को भेजा था। लेकिन रहीम जी क्या एक कवि थे, तो वो यहाँ पे शेरपुरा आकर रुक गए। उन्होंने शेरपुरा में अपने टेंट लगाए और अकबर को पत्र लिखते थे कि आज हम महाराणा प्रताप को पकड़ने ही वाले थे, छूट गए। और कभी लिखते हैं कि हम महाराणा प्रताप के बहुत पास पहुँच गए थे, लेकिन वो हाथ से निकल गए। कभी वो लिखते थे कि आज तो हमने बिल्कुल महाराणा प्रताप को पकड़ ही लिया था, उनके कुछ सैनिक उनको वहाँ से छुड़ा कर ले गए। और महाराणा प्रताप को लग रहा था कि काफ़ी दिन हो गए, मुगलों की तरफ से कोई आक्रमण हो नहीं रहा है, चल क्या रहा है। तब उनको पता चला कि अकबर ने उनको रोकने के लिए रहीम जी को भेजा है, जबकि रहीम जी एक कवि थे, तो उनको युद्ध में कोई ज़्यादा रुचि थी नहीं। वो जानते थे कि मैं महाराणा प्रताप के खिलाफ वैसे भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना उन्होंने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया और ना अकबर उनसे पूछ सकता था कि आप महाराणा प्रताप पर आक्रमण क्यों नहीं कर रहे हो या महाराणा प्रताप को क्यों नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि अकबर स्वयं आया था। इसके अलावा उसने शाहजहाँ खां, मान सिंह, आसफ खान सभी को भेजा था, तो उनको पता था कि कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप हाथ नहीं आ रहे। तो अकबर मान रहा था कि चलो ये बात सही है। लेकिन जब एक दिन रहीम जी अपने सैनिकों के साथ शिकार पे गए हुए थे, तभी अमर सिंह जी उनके कैंप में पहुंच जाते हैं। वो आवाज़ लगाते हैं रहीम जी को, तो रहीम जी बाहर नहीं आते। उनकी रानियाँ बाहर आती है, तो वो कहते हैं कि रहीम जी यहाँ पर है नहीं। तो वो पूछते हैं कि वो कहाँ गए, तो रानियाँ कहती है कि वो शिकार पे गए। तो अमर सिंह जी लेके उनकी रानियों को बंदी बनाते हैं और महाराणा प्रताप के पास लेकर आते हैं। जब महाराणा प्रताप को ये बात पता चलती है, तो वो उन सभी रानियों से माफ़ी मांगते हैं। तो उन्होंने वापस रहीम जी की जितनी भी रानियाँ थी उनको ससम्मान वापस उनके कैंप में भिजवाया। उससे पहले रहीम जी वहाँ आ चुके थे, उनको पता चल चुका था कि सारी रानियाँ को महाराणा प्रताप ने वहाँ से उठा लिया है। लेकिन जब उनको पता चला कि महाराणा प्रताप ने उनकी सारी रानियों को वापस छोड़ दिया, तो वो कहते हैं कि ये शासन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन महाराणा प्रताप जैसा राजा कभी नहीं आएगा। और ये बात जब अकबर को पता चलती है, तो अकबर कहता है कि जब आप अपनी पत्नियों को तो नहीं बचा पाए, तो महाराणा प्रताप को क्या पकड़ोगे। तो उसके बाद वो वापस रहीम जी को आगरा बुला लेता है। तो ये सारा किस्सा था। एक ऐसा गुमनाम युद्ध जो मेवाड़ के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, किंतु इतिहास में हमें इसकी बहुत कम झलकियाँ मिलती है, और वो युद्ध है दिवेर का युद्ध, जिसके बारे में शायद ही ज़्यादा लोगों को पता होगा। तो हम चाहेंगे कि आप दिवेर के युद्ध के बारे में बताएं। उसने क्या मेवाड़ को घेरने के लिए 4 छावनियाँ बना रखी थी, देवल, देवबारी, देसूरी और दिवेर। इन 4 नाकों से वो महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर रखा था उसने, कि महाराणा प्रताप बाहर ना जा पाए। जब रहीम जी को वापस अकबर ने बुलाया था ना, तो फिर उन्होंने सुल्तान खान को वापस वहाँ पर भेजा। तो सुल्तान खान क्या दिवेर में आकर बैठ गया, क्योंकि उसको पता था कि दिवेर एक बड़ी साइज छावनी है, तो महाराणा प्रताप यहाँ तो आक्रमण करेंगे नहीं। तो वो थोड़ा निश्चिंत था। शुरुआत में तो क्या छावनियों का पहरा गाढ़ा था, फिर धीरे धीरे उनको लगा कि महाराणा प्रताप की तरफ से कोई आक्रमण हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सुरक्षा में कहीं ना कहीं ढील बरतना स्टार्ट कर दिया था। और उसी दौरान आया था दशहरा। तो महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों ने अपने शस्त्रों का पूजन किया और फिर उन्होंने सीधा दिवेर के सही थानों पर आक्रमण कर दिया। यूनानी इतिहासकार जेम्स ट्रोड लिखते हैं कि
ये मैराथन ऑफ मेवाड़ है, जबकि हमारे इतिहासकार इस युद्ध के बारे में कहीं चर्चा भी नहीं करते हैं, जबकि एक यूनानी इतिहासकार कह रहा है कि ये मेवाड़ का मैराथन है ये युद्ध। हम सबको पता है कि मैराथन उन्होंने किस चीज़ के लिए संध्या दी है। ये हम अगर विश्व के इतिहास की बात करें तो ये मैराथन का काफ़ी बड़ा युद्ध था, इसी से उन्होंने ये संज्ञा दी थी। तो आप सोच सकते हो। तो फिर महाराणा प्रताप की सेना ने जब दिवेर पर आक्रमण किया तो इतना खतरनाक आक्रमण था कि हम कहते हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक आज के टाइम पे, ये उस दौरान एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जब महाराणा प्रताप की सेना दिवेर पहुंची थी, दिवेर का युद्ध कहीं ना कहीं अमर सिंह की वीरता के लिए भी याद किया जाता है। अमर सिंह ने अपने भाले से सुल्तान खान के ऊपर आक्रमण किया था, जो उनका भाला सीधा सुल्तान खान के सर से निकला था और उनके घोड़े समेत वहीं पर रुक गया था, आर पार निकाल दिया था। और महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से बेलोल खाल के दो टुकड़े कर दिए थे। अपने सेनापतियों की ये दुर्दशा देखकर मुगल सैनिक घबरा चुके थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो कुछ मुगल सैनिक तो वहाँ से भाग गए और जो बचे थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। इसके बाद से महाराणा प्रताप की जो पकड़ थी ना मेवाड़ पे, वो कहीं ना कहीं बड़ी थी और दिवेर का विजय महाराणा प्रताप के लिए काफ़ी ज़रूरी भी थी। और ये युद्ध इतिहास में कहीं ना कहीं हमसे छिपाया गया है, हमको बताया नहीं जाता है कि ये युद्ध क्या था। अगर हम महाराणा प्रताप के इतिहास की बात करें तो उनका इतिहास हल्दी घाटी के आसपास ही लाके ख़त्म कर दिया जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, उसके बाद महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई और उनकी मृत्यु हो गई। इसके आगे कोई हमको कुछ नहीं बताता है। जिस युद्ध में महाराणा प्रताप जीते उसका ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता है। कहते हैं ना, क्योंकि इतिहास लिखने वाले ये जानते थे कि अगर हम ये लिखेंगे कि महाराणा प्रताप दिवेर का युद्ध जीते हैं तो फिर उनको बताना पड़ेगा कि वहाँ पे मुगल हारे भी तो है, फिर उनको पूरा इतिहास बताना पड़ेगा। तो वो पूरा इतिहास वो बताना नहीं चाहते। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप और अकबर के बीच और कोई युद्ध हुआ था? दिवेर के बाद अकबर ने अपना आखिरी अभियान चलाया था मेवाड़ के ऊपर, वो था 1585 में। मानसिंह के काका थे जगन्नाथ कछवा, उनको भेजा था। तो महाराणा प्रताप ने उनको पराजित कर दिया था और वापस लौटते समय मांडल जो अपने पास ही है, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी जगन्नाथ कछवा की। आज भी उनकी छतरी वहीं पे बनी हुई है, आपने अगर देखी हो तो इससे गुस्साए महाराणा प्रताप ने आमेर के ऊपर आक्रमण कर दिया था और उन्होंने मालपुरा पर कब्जा कर लिया था, जो आमेर की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी थी, जहाँ से आमेर का आय का सोर्स था ना, उसी पर कब्जा कर दिया था महाराणा प्रताप ने और मालपुरा को अपनी मेवाड़ की सीमा में मिला लिया था उन्होंने। इसके बाद का जो भी समय था वो एक शांति काल के रूप में जाना जाता है कि महाराणा प्रताप के जो जीवन का अंतिम 12 साल थे वो शांति काल के रूप में जाने जाते हैं। तो जो महाराणा प्रताप के जीवन के अंतिम 12 साल थे, उस बीच अकबर ने उन पर कोई आक्रमण नहीं किया था? इस बीच अकबर ने महाराणा प्रताप ही नहीं, पूरे राजपूताना पर आक्रमण नहीं किया था। इसके पीछे क्या? क्योंकि हमको इतिहास में ये पढ़ाया गया था कि अकबर के खिलाफ केवल मेवाड़ के महाराणा प्रताप ही लड़े थे, लेकिन ऐसा कुछ सच नहीं है। पूरा राजपूताना अकबर के खिलाफ था उस टाइम पे। वो अगर हम बात करें जगन्नाथ कछवा वाला, तो वो आखिरी पूरे राजपूताना के ऊपर अभियान था, क्योंकि महाराणा प्रताप जितने बड़े योद्धा थे उतने ही बड़े वो एक नेतृत्व वाले भी राजा थे। उन्होंने जितने भी राजपूताना के साम्राज्य राजा है उनको कहीं ना कहीं एक कर रखा था। अगर हम ऊपर से बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, ईडर और सिरोही, इन सभी ने अकबर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। अकेला महाराणा प्रताप नहीं थे, सभी युद्ध लड़ रहे थे। सिरोही जैसे छोटे से साम्राज्य ने अकबर को हरा दिया था। ये हम नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमको पढ़ाया नहीं गया। हमको ये बताया गया कि उस वक्त केवल महाराणा प्रताप अकेले संघर्ष कर रहे थे, ऐसा नहीं था। जब ये चारों तरफ से जब अकबर के खिलाफ इस तरीके से आंदोलन हो रहे थे तो अकबर समझ चुका था कि राजपूताना में अब उसका आगे बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर उसने अपने सारे प्रयास रोककर वो साउथ की तरफ चला गया था। महाराणा प्रताप हम सब एक महान योद्धा के तौर पे तो जानते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप ने युद्ध के अलावा भी मेवाड़ की समृद्धि के लिए और क्या क्या किया था? जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि महाराणा प्रताप का इतिहास कहीं ना कहीं हल्दी घाटी तक ही सिमेट कर रख दिया गया था, क्योंकि अगर वो आगे जाते तो उनको फिर महाराणा प्रताप की कला के क्षेत्र में जो किया है उनको भी कहीं ना कहीं बताना पड़ता था। जब महाराणा प्रताप ने मालपुरा पर आक्रमण किया तो उसके बाद वहाँ उन्होंने एक तालाब बनवाया था। और इतना ही नहीं, महाराणा प्रताप महादेव के भक्त थे तो उन्होंने वहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर भी बनवाया था। और हम बात करें चावंड की, तो उन्होंने चावंड में कई महल बनवाए।
बावड़िया बनवाई और वहाँ पे एक मंदिर बनवाया था चामुंडा माता, वो भी महाराणा प्रताप ने बनवाया था। और हम चित्रकला में अगर मेवाड़ की बात करें तो चावंड की चित्रकला सबसे प्रसिद्ध है और उसका विकास भी महाराणा प्रताप के समय में हुआ था। तो इससे आप देख सकते हो कि महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा ही नहीं थे, उन्होंने कला के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया था। एक और सवाल आता है कि जैसे कि महाराणा प्रताप के जो हथियार थे ना, उन पे भी बहुत बातें चलती है कि जो उनका कवच था वो 72 किलो का था और उनका जो भाला था वो 81 किलो का था और लगभग कहते हैं कि उनके जो सारे अस्त्र शस्त्र थे ना, उनका वजन लगभग 208 किलो या ऐसा कुछ होता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि कभी कभी हम हमारे जो महापुरुष होते हैं ना, उनका इतिहास में महिमा मंडन करने के चक्कर में कहीं ना कहीं उनके बारे में कुछ अधिक ही इतिहास की लिपापोती कर देते हैं, जबकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप उदयपुर म्यूजियम में जाओगे तो वहाँ पर महाराणा प्रताप का आज भी अस्त्र शस्त्र सभी रखे हुए हैं और वहाँ पे एक तख्ती लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे उनका वजन है 35 किलोग्राम और उनकी जो तलवार है उसका वजन है 1.799 ग्राम। आप वहाँ पर जाइए उदयपुर म्यूजियम में, वहाँ पे जो तख्ती लगी हुई है उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा ना 208 किलो था या कितना था। आप वहाँ पे जाओगे तभी तो आपको पता चलेगा ना। ये क्या आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, उस पर जो परोस दिया जाता है उसको लोग सच मान लेते हैं, जबकि वहाँ पे उदयपुर में एक तख्ती लगी हुई है और उस पर साफ साफ लिखा हुआ है महाराणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र का जितना भी वजन है वो वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। आप वहाँ पे जाइए, इस चीज़ को वेरीफाई करिए। ऐसा तो है नहीं कि उनके हथियार आज हमारे पास नहीं है, म्यूजियम में रखे हुए हैं ना, आप देखिए आराम से। उसका उन्होंने सभी का वजन कर रखा है, उन्होंने एक एक चीज़ का वहाँ पे वजन लिख रखा है, तो फिर इसमें सच्चाई कहाँ है? महाराणा प्रताप की मृत्यु को लेकर भी बहुत सारी धारणाएं चलती है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। उनकी मृत्यु को लेकर भी इतिहासकारों के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि महाराणा प्रताप जब अपने धनुष की प्रतिंजा खींच रहे थे तो वो टूट गई थी, तो वो उनके सर पर लगी और महाराणा प्रताप नीचे गिर गए थे, तो इससे उनके सिर के अंदर लगी थी जिससे सिर में एक खून का जो हम कहते हैं ना धक्का बन जाता है, तो वो बन गया था, उससे उनकी मृत्यु हुई थी। और कुछ मानते हैं कि वो जब प्रतिंजा खींच रहे थे तो उनके पेट में लगी थी, इससे उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनकी मृत्यु की स्थिति को लेकर कोई स्पष्ट हमको जानकारी नहीं है। तो जीत सा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है और महाराणा प्रताप की हिस्ट्री को लेकर जितने भी चीज़ें थी ना आज हमने सारी क्लियर की है और आपसे बात करके रियल में बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आपको महाराणा प्रताप के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।